नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी की दुखती रग पर हाथ रखा है और कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे आने वाले बजट सत्र से पहले मोदी बुरी तरह फंस सकते हैं। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं आज मोदी सरकार एक और मामले में फंस गई है। दरअसल वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की आज फिर से बैठक थी, जिसमें अचानक एजेंडा बदल दिया गया और जब जेपीसी में विपक्षी सांसदों ने इस पर आपत्ति की तो उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। अब तक मोदी सरकार संसद में सवालों से बचने के लिए सांसदों को निलंबित कर रही थी। अब उसने जेपीसी में यही करना शुरू कर दिया है, जो सीधे सीधे इस बात को जाहिर कर रहा है कि मोदी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसदों को तो सरकार ने निलंबित किया, लेकिन क्या जनता के बीच उठ रहे सवालों को सरकार निलंबित कर सकती है, यह देखना होगा, क्योंकि आज कांग्रेस ने जनता के सवालों को ही सरकार के सामने उठाया है। आप जानते हैं कि मोदी देश में महंगाई दूर करने का वादा करके सत्ता में आए थे। जब यूपीए की सरकार थी तो यानी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी उन पर तंज कसते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का म नहीं बोलते हैं। मोदी लोगों को तब बताते थे कि महंगाई मार गई और महंगाई डायन खाए जात है, जैसे गाने कांग्रेस सरकारों के दौरान बने हैं और कांग्रेस के लिए बने हैं। लेकिन मोदी खुद सत्ता में आए तो उन्होंने देश की लुटिया कैसे डुबोई है, आज कांग्रेस ने इसका खुलासा फिर से किया है। जरा सुनिए आज सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह मोदी के सामने सवाल किए हैं, जरा सुन लीजिए। जब हम रुपए की बात करते थे तो सामने से बीजेपी के जो एक से एक धुरंधर अर्थशास्त्री हैं, तूफानी स्पेशलिस्ट, अरे हमें डॉलर से मतलब ही नहीं है, हम बाकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। मान्यवर, हिंदुस्तान का टोटल विदेशी ट्रेड का 86% 86% डॉलर में होता है। और मोदी मित्र ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने क्या कहा, चेतावनी दे डाली कि ब्रिक्स के नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के नेशन अगर किसी और करेंसी में डॉलर के अलावा ट्रेड करेंगे तो उन पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब पता जी मोदी जी का मूड ठीक हुआ है कि नहीं, बुलाए नहीं गए थे, पता नहीं थोड़े उभरे हैं उस शौक से कि नहीं उभरे हैं। लेकिन अगर शौक से उभरेंगे, टूटा दिल जुड़ेगा, तो देखेंगे कि मित्र ने तो चेतावनी दे डाली है, तो डॉलर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मंच से हमारे कुछ सवाल हैं। क्या मोदी सरकार को रत्ती भर फर्क भी पड़ता है कि रुपए के साथ क्या हो रहा है? क्या कोई रणनीति बनी है इस रुपए को मजबूत करने के लिए? क्या मोदी सरकार को जरा सी भी यह परवाह है कि गिरते रुपए का सीधा संबंध महंगाई से है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों की कमर तोड़ रही है महंगाई, क्या उनको इसका जरा सा भी इल्म है? और लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? ये 4 सिंपल सवाल टूटते हुए रुपए पर हम पूछ रहे हैं। तो ये 4 सिंपल सवाल ये पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। डॉलर में व्यापार करने पर किस तरह मजबूर किया जा सकता है और मोदी इस महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे, यह सवाल कांग्रेस ने मोदी से पूछा है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी बताया कि रुपए की कीमत घटने से महंगाई और कैसे बढ़ेगी। जरा इस बाइट को भी सुन लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। महंगाई की बात आज आखिर क्यों हो रही है और इस पे भी जरा और विस्तार से गहराई में जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उधर जेपीसी में क्या हुआ है, वक्फ बोर्ड में आज हंगामा मच गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुप्रिया श्रीनेत की इस बाइट को सुनिए। अब अंधभक्त, भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए कि टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है।
डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है। ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें, ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे यहां पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से देश तबाह हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने आज लोगों को फिर से आगाह कर दिया है। साथ ही मोदी पर तंज भी कसा है कि मोदी रुपए की सेंचुरी लगाकर ही मानेंगे। आइए जरा इस बाइट को भी सुन लीजिए कि मोदी रुपए की सेंचुरी लगाकर, आप थोड़ी देर पहले बताया इसी कार्यक्रम में मैंने कि कैसे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह पर तंज कसा करते थे, लेकिन कि उनकी एज के साथ साथ रुपए की कीमत घट रही है। लेकिन क्या हो रहा है आज की तारीख में? क्या सेंचुरी बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी रुपए की इस कीमत को, गिरती कीमत के कारण? सुन लीजिए जरा। और अब रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 87 से आंख में चोली खेल रहा है। ऐसा लगा कि रुपया भागता जा रहा है और मोदी जी यहां से नारे लगा रहे हैं, सब अब की बार 60 पार, अब की बार 65 पार, 70 पार, 75 पार, 80 पार, 85 पार, अब तो 87 भी पार ही करा देंगे। लगता है मन में बना लिया है सेंचुरी बनाकर ही रहेंगे। तो लगता है कि मन में बना लिया है कि सेंचुरी बनाकर ही मानेंगे। बजट सत्र से पहले दोस्तों, जी हां, बजट सेशन 31 जनवरी से, यानी आज से ठीक 6 दिन बाद, आज 24 जनवरी है और 6 दिन बाद 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। और उससे पहले कांग्रेस ने आर्थिक मुद्दों पर और खासकर रुपए की गिरती कीमत और देश में विदेशी मुद्रा भंडार के गिरने पर नरेंद्र मोदी को जिस तरह घेरा है, महंगाई पर जिस तरह घेरा है, उससे मोदी की मुश्किल और बढ़ सकती है। क्योंकि जब नोटबंदी या जीएसटी जैसे मनमाने फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए थे तो उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। साथ ही कांग्रेस भी तब उतनी मजबूत नहीं थी। लोगों की कई मुद्दों पर कांग्रेस से नाराजगी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कांग्रेस की बातों को लोग फिर से ध्यान से सुनने लगे हैं और कांग्रेस ने जिस तानाशाही के खतरे की तरफ देश को आगाह किया था, इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी अब वही खतरा महसूस करने लगे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए गठित जेपीसी में आज जो हंगामा हुआ है, उस बारे में शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने जो कुछ बताया है, जरा उसे सुन लीजिए। बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद सावंत की जुबानी जरा इस बात को समझिए। उसके बाद यह भी बताएंगे हम कि 10 विपक्षी सांसदों को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने आखिर क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया, निलंबित क्यों कर दिया। लेकिन पहले सुनिए इस बाइट को। का क्या कहना है और क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी जिसके वजह से सस्पेंड किया गया 10 सांसदों? ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे, हम गुलाम करके खड़े रहे, बस ये उनकी अपेक्षाएं हैं। किस बात की जल्दबाजी है? अभी हाल ही में आपने 19, 18, 19, 20, 21 4 दिन टूर रखा। 21 के टूर पे लखनऊ की आखिरी टूर के दिन बॉम्ब डाल दिया कि 22 तारीख की 4 बजे तक आप अपना क्लॉज बाय क्लॉज जो विधायक में कोई संशोधन करना चाहते हो वो दे देना। अब इतना महत्वपूर्ण बिले देश पर अराजक फैला सकता है, इतना उसमें गहराई सोचना पड़ेगा किस तरह से करना है। अब हमने कहा कि भाई नहीं लेना, हमें समय दे दो। नहीं दिया, 24 के पहले 4 बजे तक करो। रात भर जागते बना के भेज दिया। फिर कहे कि 24-25 को मीटिंग है। किस लिए है? तो 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज हम जो कुछ संशोधन करेंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। आए उसके लिए हम लोग। एक तो रात को कल आप जानते हो हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती थी, जन्म दिवस था, तो रात की 11 बजे की फ्लाइट तो आई और देर से हुई। 2 बजे उतर, 2:30 बजे यहाँ से बाहर है, 3-4 बजे सुबह पहुंचा हूँ दिल्ली में मैं। अब सोचिए, अब वहां जाके तब तक 11:30 बजे इनका तय हुआ कि क्लॉज बाय क्लॉज नहीं होगा। कश्मीर के लोगों को हमने साक्ष्य के लिए बुलाया। अब आप सोचिए, हम सोच करके आते हैं, आपके उनको देना था। हमने अब पहले भी मांग किया था, सभी राज्यों के स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, कश्मीर रह गया था, आज उनको याद आई, अब उनको बुला लिया। फिर हमने कहा कि भाई क्लॉज ब्लॉक की चर्चा कब होगी? तो बोले 27 तारीख को। अरे
24-25 की वजह से हमने अपने कार्यक्रम रीशेड्यूल कर दिए और कहा कि 26, 27, 28 लोगों को, अब तो जनप्रतिनिधि है भैया, हमारे जन कार्य क्षेत्र में लोगों के कार्यक्रम रहते हैं बहुत सारे, उसके लिए आप समय देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने 27 ही होगा, क्यों भैया, हम कह रहे 31 को ले लो। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद में समय है, ले लीजिए, हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या जबरदस्ती है, करना क्या है आपको। फिर हमने और भी एक सुझाव दिया था कि भैया आपने आज तक सिर्फ क्लॉज बाय क्लॉज की सुधार की बात सोच रहे हो, इतने असंख्य निर्णय सर्वोच्च। तो आप सुन रहे थे, यहां साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार और किस ढंग से यहां जेपीसी का जो गठन किया गया है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, उसमें तानाशाही चल रही है। 22 तारीख को बताया जाता है कि 24 और 25 तारीख को यह मीटिंग रखी गई है। आनन फानन में 24 और 25 तारीख को तमाम जो जेपीसी के, जो इस वक्फ बोर्ड जेपीसी के मेंबर हैं वो आते हैं, और उसके बाद आज जब 24 तारीख को मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि नहीं, अब 24 और 27 को, यानी आज होगी मीटिंग और इसके बाद 27 को होगी। 26 जनवरी है, सब अपने अपने एरिया में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और ये सारी बातें यहां बता रहे थे, आप सुन रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी से, ए राजा डीएमके से, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से, नसीर हुसैन कांग्रेस पार्टी से, मोहिबुल्ला समाजवादी पार्टी से, एम अब्दुल्ला डीएमके से, अरविंद सावंत जिनको अभी आप सुन रहे थे शिवसेना यूबीटी से, नदीमुल हक टीएमसी से और इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से, इन तमाम सांसदों को जेपीसी से निलंबित कर दिया गया है। और यह काम किया जेपीसी के अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने आखिरी वक्त में एजेंडा बदलने पर आपत्ति जतलाई, जो अभी बता रहे थे। यही सवाल था वहां पर। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार दिल्ली चुनाव से पहले जेपीसी रिपोर्ट पेश करना चाहती है ताकि सांप्रदायिकरण का लाभ ले सके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सके दिल्ली चुनाव में बीजेपी, यानी बीजेपी सत्ता के लिए सारी चालाकियां कर रही है। हालांकि अब ऐसी चालाकियों पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। अदालत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके करण सिंह दलाल ने ईवीएम के सत्यापन के लिए नीति बनाने के अनुरोध वाली याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की है, जो आज तय किया गया है कि इस मामले को अन्य याचिकाओं, दूसरे याचिकाओं के साथ साथ प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाएगा। यह पहले किसी और बेंच के पास था, लेकिन वहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना जो अभी सीजेआई हैं उनके पास ले जाया जाएगा। ईवीएम के सत्यापन का मामला, करण सिंह दलाल कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा चुनाव में उतरे थे इस बार भी, और उन्हें हार मिली, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी याचिका में चुनाव के रिजल्ट को चुनौती नहीं दी गई है। सेकंड पोजीशन पे वो हैं, और बल्कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम का सत्यापन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाए, और इसका मैंने इस याचिका में अनुरोध किया है। ईवीएम का मामला जिस तरह फिर से अदालत पहुंचा है दोस्तों, उससे साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग पर अभी सवाल, कई सारे सवाल कायम हैं और उन्हें जवाब देना ही होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम इस न्यूज पॉइंट में ढूंढने खोजने की कोशिश करते हैं। न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से उठाए गए या इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए गए सवालों में किस तरह लाचार हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, कैसे यहां सरकार फंसी हुई है, कैसे सरकार लाचार है, कैसे कांग्रेस का हमला है, और इन सब के बीच जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने देश की लुटिया डुबो दी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीरात्मज मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास ही। प्रशांत जी, सुप्रिया श्रीनेत से ही शुरुआत करते हैं। बहुत वाजिब सवाल, और देश की अर्थव्यवस्था, अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे पे हमने पॉडकास्ट किया है, एक आध दिन में आप लोग देखेंगे, जिसमें इस दिल्ली में चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का है। दिल्ली चुनाव में भी महंगाई सबसे बड़े मुद्दे के रूप में है।
और महंगाई से लेकर विदेशी मुद्रा और देश की ऐसी तमाम अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें इसकी पोल खोल रही थी सुप्रिया श्रीनेत। क्या आपको लगता है कि सचमुच मोदी ने देश की लुटिया डुबो दी है? जी, मैं डॉलर पे बात करूं उसके पहले एक आध जो खुद सरकार की जो संस्थाएं हैं वही कह रही हैं कि 6.4% जो है वो आउटलुक रहेगा जीडीपी का। जी। और ये जो जीडीपी में गिरावट है वो गिरावट मैन्युफैक्चरिंग में है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो सर्विस सेक्टर में है, ऑल राउंड गिरावट है। तो पहली बात की इकोनॉमी की स्थिति वैसे ही बहुत खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं कि दशकों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई है, जो सीजनल फल सब्जियां हैं उसके अलावा बाकी चीजों में जो महंगाई है वो काफी बड़ी। और आपने ठीक कहा कि दिल्ली के चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बात डॉलर की। देखिए, मनमोहन सिंह के समय डॉलर 54 रुपए पे था। बड़ी सीना ठोक के कहा जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मनमोहन सिंह के समय जो जीडीपी का ग्रोथ था उसके हिसाब से तो अगर वो डॉलर पे कब्जा, डॉलर उतना ही रहता तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हो चुकी होती। लेकिन 87 रुपए सुप्रिया श्रीनेत बता रही थी, बिल्कुल ठीक बात है कि डॉलर महंगा होने से, रुपया जो है कमजोर होने से सीधा सबसे बड़ा जो हमारा जो इंपोर्ट है वो तेल का है, उस पर फर्क पड़ता है। और उस पर फर्क पड़ता है पूरी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं और जिनके माँ बाप यहां से पैसा भेजते हैं, मनमोहन सिंह के समय से और अब के में दुगना, लगभग दुगना पैसा उनको भेजना पड़ रहा है। 87 रुपए डॉलर के हिसाब से उनको पैसा भेजना पड़ रहा है। तो आपका इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा हो गया, आपकी बाहर की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई, और यहाँ रह रहे अभिभावकों को जो है वो महंगा पड़ रहा है उनके बच्चों की पढ़ाई। और बड़ी चुनौतियां भी सामने आने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप, आपने देखा होगा कि रोज वो कैमरा लगवा के एक के बाद एक फरमान जो है दस्तखत कर रहे हैं। रोज वो धमकियां दे रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया को धमकी दे रहे हैं, कभी भारत को धमकी दे रहे हैं, कभी दूसरे मुल्कों को धमकी दे रहे हैं। और वो बिल्कुल ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने डी डॉलर किया, डी डॉलराइजेशन मतलब कि डॉलर के अलावा अगर खरीद फरोख्त की तेल वगैरह की, तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये ब्रिक्स करेंसी का मामला नहीं है केवल, ब्रिक्स करेंसी से बहुत दूर की बात है, अभी तो उसको बिल्कुल प्रस्ताव के स्तर पे है। ब्रिक्स के नेशन अगर आपस में भी रुपी रूबल के हिसाब से करते हैं तो भी अमेरिका को दिक्कत आएगी, दिक्कत पैदा करेगा। तो एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? जब हमारे फंडामेंटल्स इतने कमजोर होंगे तो हम क्या मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर बड़ी घोषणाएं आनी बाकी हैं, अभी उसका असर होना बाकी है। दिल्ली के चुनाव में उसका सीधा असर पड़ेगा महंगाई का। आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी किया। दिल्ली में मिडिल क्लास 67% है। यही मिडिल क्लास बीजेपी का बड़ा सपोर्टर भी है। लेकिन अगर आप बात करें तो महंगाई से सबको परेशानी है। सबके घरों के बजट जो है वो प्रभावित होते हैं। तो इसलिए, और मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा कोई विजन है जो आगे आने वाले समय में वो उसको ठीक भी कर पाए, क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यूएशन में मनमोहन सिंह के समय की, उस वक्त के फैसलों से चल रहा था मामला। आपकी तरफ से कोई नया इनिशिएटिव नहीं है और कोई बड़ा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। वो बड़ा इनिशिएटिव लेने की स्थिति में
नहीं है। जब याद होगा आप लोगों, हम लोगों ने चर्चा की थी राजीव जी, इस पे कई बार चर्चा की थी कि नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार आए हैं तो तीसरी बार का उनका कोई रोड मैप नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, और सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक चुनौती ही थी, बेरोजगारी थी। अब बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरियों से नहीं होगी, आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा रोजगार के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोवेस्ट है। आप सोचिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी, प्राइवेट जो इनके दोस्त हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली के चुनाव के अलावा भी, दिल्ली के चुनाव तो खत्म हो जाएगा 5 तारीख को, लेकिन इकोनॉमी की जो स्थिति है वो पूरे देश को प्रभावित कर रही है जी, और उसके नरेंद्र मोदी के पास कोई इमीडिएट सोल्यूशन अभी दिखता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ कांग्रेस का जो हमला है उसके क्या मायने हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कांग्रेस का हमला बहुत बड़ा हमला है और पूरी सोची समझी रणनीति के तहत आज इकोनॉमी पे बात, और सीधा सीधा कि लुटिया डुबो दी नरेंद्र मोदी ने, देश की लुटिया डुबो दी। इसको कैसे देखा जाए? ये देश के व्यापार और बाकी चीज़ों को थोड़ा उस पर विस्तार से अभी प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे। अमेरिका के साथ संबंधों पे भी बात हो रही है और सुप्रिया श्रीनेत ने जो पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये सारी बातें आई हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या देश की सियासत हो, जेपीसी का मामला हो, जेपीसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा और आगे करेंगे, जेपीसी का मामला हो, इन सबको देखा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, एक तो आज जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक हफ्ता पहले की गई है। मतलब बजट जब पेश किया जाएगा उससे ठीक एक हफ्ता पहले। जाहिर सी बात है कि इसका बजट से भी संबंध है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बजट में क्या क्या लेकर आएगी और देश की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और राजीव जी जैसे ही बने राष्ट्रपति अमेरिका के, और यहाँ तुरंत जो था वो शेयर बाजार धड़ाम हो गया और शेयर बाजार से राजीव जी लगातार विदेशी निवेशक जो है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर का महंगा होता जाना ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारी चीजें ही महंगी हो जाएंगी, जो विदेशी निवेश हमारी वो यहाँ से गायब हो रहा है। चूंकि अगर डॉलर राजीव जी महंगा हो रहा है तो जो रिटर्न मिल रहा है हमारे निवेशक को, विदेशी निवेशक को, वो भी तो कम हो रहा है। तो यानी वो अपना हित देख रहा है। तो जाहिर बात है अगर वो अपना हित देख रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। इधर राजीव जी जिस तरीके से स्विस बैंकों, पहले बड़ी मोदी जी बात करते थे स्विस बैंकों में पैसा 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 बताते थे, लेकिन जो नंबर मतलब जो जानकारी है वो ये है कि स्विस बैंकों में पैसा पिछले 10 वर्षों में बढ़ गया, कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। तो यानी सरकार ने जो नीतियां बनाई उनके चलते स्विस बैंकों में पैसा बढ़ा, यहां से पैसा बाहर गया और पैसा नहीं आया है। अब जो अडानी को लेकर आरोप लग रहे थे कि जो साहब वो शेल कंपनी चला रहे हैं उसके जरिए पैसा यहां से बाहर भेजा जा रहा है, तो वो भी आरोप है बहुत सारे। तो यानी राजीव जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया श्रीनेत की है, वो जो मैग्नीफाइंग गिलास लेकर आज बैठी थी, वो मैग्नीफाइंग गिलास इसीलिए लेकर बैठी थी कि मोदी जी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसको हम जो है वो मैग्नीफाइंग गिलास से भी देख रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की जो आप बातें करते थे वो कैसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी। जाहिर सी बात है राजीव जी की दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली चुनाव में बड़ी संख्या मध्यम वर्ग की भी है जो वोट देता है। दिल्ली का मध्यम वर्ग का मतदाता वोट देता है, तो उसको ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। देखिए गरीब को तो महंगाई प्रभावित करती ही है, लेकिन गरीब से ज्यादा इससे जो प्रभावित होता है राजीव जी वो होता है मध्यम वर्ग प्रभावित। आप इनकम टैक्स में कोई छूट दे नहीं रहे हैं, वहां उसकी आप खाल खींच रहे हैं, जीएसटी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। डॉलर अगर जो महंगा होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर जब चीजें महंगी होंगी तो पड़ेगा। तो मध्यम वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साफ साफ कांग्रेस का ये कहना है कि आपकी मोदी जी ने किस तरीके से देश की लुटिया जो मोदी, ये यही बताया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव जी बार बार याद आ रहे हैं लोगों को, खासतौर से मध्यम वर्ग को याद आ रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को उस समय सुधारा और उबारा जब पूरी दुनिया में मंदी थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश की अर्थव्यवस्था को उबार कर ले गए और यहाँ वैश्विक आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ा। मोदी जी बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, मोदी जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, मोदी जी बहुत बड़े समाजशास्त्री भी हैं, मोदी जी बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, मोदी जी बहुत बड़े एरो साइंटिस्ट भी हैं, सब कुछ मोदी जी हैं। इस देश में मोदी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मोदी जी हैं, सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के
मतलब दिमाग में है मोदी जी के। तो मोदी जी अब हालांकि जो उनके मित्र हैं दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी, वो कहते हैं कि ना मोदी जी को अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी है अर्थशास्त्र की, और ना जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ना उनको कोई जानकारी है अर्थशास्त्र की। तो अब ये तो पता नहीं उनको जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि हम तो मोदी से मिले नहीं, उनका लिया नहीं हमने टेस्ट अर्थशास्त्र का क्या है नहीं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने शायद लिया हुआ मोदी जी का अर्थशास्त्र का टेस्ट। तो यानी मोदी जी पर जो सवाल राजीव जी उठ रहे हैं वो सिर्फ मोदी जी, मतलब मोदी जी चूंकि सरकार से बड़े हो गए तो इसलिए बार बार मोदी जी बात करनी पड़ती है, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार कहा जा सकता था। लेकिन चूंकि मोदी जी सरकार से भी बड़े हो गए तो इसलिए मोदी जी का नाम लेना पड़ता है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं तो इसीलिए मोदी जी देश की लुटिया डुबो रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो मध्यम वर्ग हो रहा है। बच्चों की फीस बढ़ रही है, शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण होता जा रहा है। राजीव जी, अभी तक ये था कि जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तब लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ से बड़ी तादाद में मध्यम वर्ग के बच्चे डॉक्टरी करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। और क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि यहाँ अगर किसी निजी चिकित्सा उसमें जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ बैठेगी पढ़ाई 1 करोड़ रुपए की पूरा कोर्स बैठेगा, और यूक्रेन से करके लौट आएंगे वो 35 लाख में। तो ये बचाने के लिए वहां यूक्रेन लोग जाते थे, लेकिन अब वो यूक्रेन जाना भी उनका बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब जाते थे 35 लाख करने के लिए तब तो ये था कि डॉलर चलो ठीक है भाई 64 रुपए से बढ़कर 70 तक पहुंच गया था, लेकिन अब तो जो 87 रुपए पहुंच रहा है तो वो 35 लाख में हो जाता था, वो भी अब महंगा हो जाएगा। तो वो लौट कर आ रहे हैं। तो यानी सब तरीके से संकट जो है उस वर्ग के सामने है जो इस देश की एक तरीके से कहा जाए अर्थव्यवस्था को चलाता है। राजीव जी देखिए, जो इस देश की अर्थव्यवस्था अगर कायदे में देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ के आसपास जो कह सकते हैं आपके जो वेतनभोगी लोग हैं वो इसको एक तरीके से कहा जाए वो संचालित करते हैं, जो रोटेशन होता है। तो अगर वही संकट में आ रहे हैं वेतनभोगी लोग, उनके वेतन से काम नहीं चल रहा है, तो अर्थव्यवस्था तो डूबेगी ही। आपने गरीबों का जो है काम किया नहीं, गरीबों को आपने सिर्फ 5 किलो राशन में अनाज में उसमें फंसा दिया, उनको भी आपने कोई नहीं किया। मनरेगा जो कुछ कर सकती थी उसमें से आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया, उसमें आप दे नहीं रहे। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड आप निकाल रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था आखिर जा कह रही है? तो ये सवाल एक बड़ा है। और ये महंगाई जो है राजीव जी सिर्फ ये इसलिए मुद्दा नहीं कि कोई चुनावी मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि चूंकि महंगाई संचालित चुनाव से होती है, राजनीति से होती है, तो राजनीतिक मुद्दा बनेगा। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है महंगाई, और इस महंगाई को रोकने के लिए ही सरकारें होती हैं। सरकार का काम जो है वो अडानी की सेवा करना या किसी कॉर्पोरेट घराने की सेवा करना नहीं है। लेकिन इस सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए काम करती है, उनके हित के लिए नीतियां बनाती है, देश की अर्थव्यवस्था भाड़ में जाए। अब देखिए किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगातार कम कर दिया गया, और जीएसटी भी आप बढ़ाया, तालियां बजा नहीं साहब, जीएसटी से बहुत ज्यादा आप कमाई हो गई और जीएसटी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया। अरे भाई, जब आप हेल्थ पॉलिसी से लेकर और साबुन तक पर सब पे जीएसटी बढ़ाते चले जाएंगे तो कलेक्शन तो होगा ही जीएसटी से। लेकिन कॉर्पोरेट घरानों से जो होना चाहिए था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स पे छूट क्यों दी जा रही है, ये सवाल है। तो अर्थव्यवस्था जो डूब रही है राजीव जी, ये ऐसा नहीं है कि साहब कुछ आता नहीं है इसलिए डूब रही है, सब कुछ आता आ जाते, और नीतियां इस तरह की बनाई जा रही है कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा हो और देश की अर्थव्यवस्था चाहे भाड़ में जाए लेकिन मोदी जी के मित्रों का भला होता रहे, इसलिए बनाई जा रही है। इसलिए कांग्रेस ने आज जो आरोप लगाया है कि मोदी जी ने देश की लुटिया डुबो दी, जाहिर सी बात है कि इसका चुनाव से भी संबंध है। चुनाव से संबंध इसका है, इसका असर क्या दिल्ली चुनाव पे पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जेपीसी में जो कुछ हो रहा है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। समीर जी, आपके पास आना चाहता हूं। समीर जी, कैसे आप देखते हैं, चाहे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जेपीसी का मामला, जेपीसी वक्फ बोर्ड को लेकर, और उसमें जो बात अभी बताई जा रही थी और साफ साफ 10 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज कि इसको इसी बजट सेशन में लेके आना चाहती है सरकार, और उसमें भी चुनाव से पहले, 5 फरवरी को चुनाव है और उससे पहले इस बिल को लाना चाहती है सरकार। क्या समझा जाए? राजीव जी, जेपीसी को लेकर जब ये बनी ही जिन परिस्थितियों में थी वो अपने आप सबको पता है कि उसको पास कराने की स्थिति में नहीं थी सरकार, तो जेपीसी को सौंप दिया गया। और जब से इसकी बैठकें हो रही हैं, इसमें इस जेपीसी में क्या हुआ इसकी चर्चा हम लोगों ने शायद एक भी बैठक में नहीं सुनी होगी, लेकिन जेपीसी में हंगामा हो रहा है, विवाद हो रहा है, और जानबूझकर चेयरपर्सन की ओर से विवाद किया जा रहा है जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, जगदंबिका पाल साहब।
इसके अलावा कई जगहों पर ऐसे जगह सर्वे के लिए चले जा रहे हैं जहां जेपीसी के बाकी सदस्यों को ले ही नहीं जा रहे हैं। तो शुरू से ही ये कुछ इस तरह से लगता है कि इस जेपीसी की, उनको पता है कि जेपीसी बनी है तो जेपीसी की बैठक में जो कुछ भी होगा अंदर बाहर, वो सारी खबरें बाहर जाएंगी। तो उस तरह की जानबूझकर कोशिशें की गई कि किस तरह की खबरें बाहर आए। कर्नाटक में कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मामला उठाया गया, दूसरे राज्यों की संपत्तियों का मामला उठाया गया। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कैसे जेपीसी काम कर रही है और कर क्या रही है उस मुद्दे पर। आज की जो ये बात है, और इधर बीच 2 बैठकें और हो गई, उनमें भी हंगामा हुआ था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई, वो देखिए उसकी खबर नहीं आ पाई। वो उसमें ये थी कि अधिकारियों ने जेपीसी की बैठक को तवज्जो ही नहीं दी और काफी हंगामा हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा खबरें नहीं आ पाई। अब सांसदों को निलंबित कर दे रहे हैं जेपीसी की बैठक में। ऐसा कौन सा हंगामा हो गया है कि सांसदों को निलंबित करना पड़ जा रहा है? कुल मिलाकर 30-32 सांसद हैं, उनमें भी आप 10 को विपक्षी वालों को निलंबित कर दे रहे हैं। तो फिर जेपीसी का मतलब ही क्या है? फिर केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों से आप बैठक कर लीजिए, बात कर लीजिए। लेकिन वास्तव में इसका पूरा का पूरा मकसद ये है कि यहां जो विवाद की खबरें हैं वो बाहर निकलकर आए और उनका इस्तेमाल किया जाए राजनीतिक रूप से। निश्चित तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें हो ही रही हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। इसके अलावा आप देखिएगा इस जेपीसी की बैठक में कुछ भी नतीजा निकलकर, या जो कह रहे हैं कि उसमें जो मिनट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। हम अगर केवल ऐसा नहीं है कि जो अभी हम लोगों ने सुना कुछ विपक्ष के सांसदों के, उनके ही बयान है। सत्ता पक्ष के भी जो सांसद हैं या जो इसके अध्यक्ष हैं जेपीसी के, उनके भी कोई बयान इस तरह के अब तक नहीं आए जिससे कोई ये निष्कर्ष निकाला जाए कि हाँ जेपीसी की ये बैठक कोई, इसमें कुछ सकारात्मक चीजें निकलकर आ भी सकती हैं। बिल को लेकर उसमें जो आपत्तियां हैं उन पर कोई सहमति बनती दिखाई पड़ रही है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है। और ये सरकार को भी पता है कि अगर आपत्तियां हैं, सहमति नहीं बन रही है, उसी रूप में अगर फिर से बिल को लाया जाएगा तो वो पास नहीं होना है। पास नहीं होने के पीछे उनको पता है कि जो सहयोगी दल हैं उनके, खास तौर से बिहार के जो 2 सहयोगी दल हैं और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, ये उस विधेयक के पक्ष में कतई नहीं जाने वाले हैं अगर बीजेपी उसी फॉर्म में उसको ले आती है। उनको पता है। तो जेपीसी की बैठक में विवाद की स्थितियां कितनी बने और उन विवाद की स्थितियों का अपने पक्ष में कैसे उसका फायदा उठाया जाए, इसके अलावा और उसका कोई उस बैठक का नतीजा निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव से पहले उसको जानबूझकर दिल्ली में बैठक आयोजित होना है और उसको हंगामा क्रिएट करना, ये सारी चीजें ये सीधे दिखा रही हैं कि इसका किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल इस विधेयक का हो रहा है। यहां तक कि सरकार जब इस विधेयक को लाई भी, ये हम लोगों को सबको पता है कि सरकार को ये मालूम है कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं पारित हो सकता है कि आपके सहयोगी दल जिनके सहारे आप सरकार में टिके हुए हैं वो आप इसके खिलाफ है। तो लाने के पीछे मकसद क्या था? लाने के पीछे भी मकसद यही था कि एक संदेश देना था कि हम वक्फ को कंट्रोल कर रहे हैं, वक्फ के नाम पर संपत्तियां बहुत ज्यादा जो है वो सरकारी संपत्तियां कब्जे में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि यहाँ पर लखनऊ में इमाम बाड़ा है और जो तमाम और ये है ऐतिहासिक स्थल है वो सारे के सारे सरकारी संपत्ति हैं, वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो ये मैसेज देना कि इतनी ज्यादा संपत्तियां, इतनी ज्यादा जमीनें उसको कब्जा कर रखा है वक्फ के नाम पर अवैध, ये मैसेज देना, यही संदेश देना था विधेयक को लाने का भी। और यही संदेश जो जेपीसी की बैठकें हो रही हैं उनका भी यही संदेश देना है, चाहे कर्नाटक का मामला हो या दूसरे राज्यों का मामला। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय उसको हंगामेदार बनाकर, हंगामा होगा क्योंकि तभी उसकी चर्चा बाहर होगी, तो हंगामेदार बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इससे होना कुछ नहीं है। सरकार को भी पता है कि ये विधेयक पास नहीं हो पाएगा इस रूप में। और तो कुल मिलाकर इसका राजनीतिकरण करना और उसका कैसे हम उस राजनीतिक रूप से उसका फायदा ले सकते हैं, जाहिर सी बात है जो स्टैंड बीजेपी के सांसद ले रहे होंगे, जेपीसी के चेयरपर्सन ले रहे होंगे, वो एक ध्रुवीकरण वाली बात होगी, क्योंकि उसमें आरोप लगेगा कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों ने किस तरह से इतनी ज्यादा संपत्तियों को कब्जा कर रखा है। ये संदेश लोगों में जाएगा तो लोगों में नाराजगी पैदा होगी। यानी उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण हो
जिसको करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक टूल इस जेपीसी की ये बैठक भी। जी, इसी का टूल है। जरा सुनील शुक्ला जी से भी समझना चाहते हैं, सुनील जी को जरा। सुनील जी, क्या आपको भी लगता है कि ध्रुवीकरण का एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है वक्फ बोर्ड जेपीसी को? धन्यवाद राजीव जी। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? अगर आपको यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करना है तो वक्फ का मसला उठाने की क्या जरूरत थी? और आप इसको इतना हाइप इसको लेकर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप अगर कोई विषय तय करना चाहते हैं, जेपीसी बनी है तो जेपीसी सदस्यों के बीच में यह सहमति बन सकती है कि बैठक किस दिन बुलाई जाए, किस दिन न बुलाई जाए, एजेंडा क्या हो, किस राज्य में कैसे जाया जाए, किन किन लोगों को बुला करके जो स्टेक होल्डर्स है उनसे कैसे बात की जाए। वो तो हो नहीं रहा है, एक तरफा संवाद चल रहा है। और जो चेयरमैन साहब है जगदम्बिका पाल साहब, वो लगातार कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। इसके पहले भी अगर आप याद कीजिए तो बैठक में कितना हंगामा हुआ था, टीएमसी मेंबर ने लेकर ढेर सारी आपत्तियां की, फिर वो बैठक आपने अचानक तय कर दी। तो सवाल है ना कि आप इस पूरे मसले का कोई समाधान नहीं चाहती है बीजेपी, इसको केवल इसको विमर्श में रखना चाहती है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ जेपीसी काम कर रही है, दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। कुंभ के विभिन्न जो धर्म प्रचारक हैं उनकी बैठकें बुला करके वक्फ को समाप्त करने और सनातन बोर्ड के गठन करने की बात की चर्चा शुरू की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो क्या है यह किसी समस्या का समाधान ढूंढना तो नहीं है। और बिना स्टेक होल्डर से बात किए आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और चुनाव चूंकि सर पे है, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, वो तो एक ध्रुवीकरण की ही कोशिश है। अन्यथा कोई इसकी वजह नहीं थी कि अचानक इतनी तेजी के साथ इस मामले को उठाया जाता और कोई गंभीर पहल भी नहीं देखती। अब वक्फ कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, वक्फ एक इसकी एक परंपरा है और ऐसा भी नहीं है कि इसको एक गैर कानूनी हो, कानून सम्मत की व्यवस्था है। तमाम संपत्ति, ये दान दी हुई संपत्तियों को संचालित करने वाली ये संस्था है। अगर किसी संपत्ति को लेकर के शिकायत है तो उस पर आप जांच कर सकते हैं, कोई बात नहीं इस चीज में। लेकिन इक्का दुक्का शिकायतों को लेकर के पूरे उस प्राविधान को पे चर्चा करना, यह ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और आपकी कोशिश यह है कि जो सरकार की अन्य विफलताएं हैं उसे भी आप चर्चा मत कीजिए। आप ये केवल वक्त हिंदू मुसलमान करते रहिए, ध्रुवीकरण की बात करते रहिए। अगर कहीं से भी इस समस्या का समाधान होता हुआ दिखता तो वक्त को लेकर के की गई शिकायतों का समाधान या उसके बारे में जांच की जाती, न कि पूरे प्राविधान को लेकर के आप बहस करने लगते। और कोई एक दो राज्यों का मसला तो है नहीं, पूरे देश का मसला है। तो कहां शिकायत है और सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ जेपीसी गठित है, जेपीसी में विमर्श हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता पूरे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो फिर किस बात का विमर्श कर रहे हैं आप? आखिर जेपीसी बनाई क्यों गई थी? अगर पूरी की पूरी सरकार इस व्यवस्था के खिलाफ है तो आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब अगर कोई चर्चा होती भी है, उस चर्चा में सरकार के मंतव्य के विपरीत कोई राय आती है तो सरकार उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो यह केवल, और अगर स्थिति ये नहीं है तो आप केवल और केवल इस विमर्श के कारण आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं समझ में आती। सरकार ने जितनी जल्दीबाजी में जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का बिल ले आई, आप उसके बारे में सोच लीजिए कि तब किससे चर्चा किया गया, कौन लोग से विमर्श किया सरकार ने, वो कौन लोग थे जिन्होंने सरकार के सामने वक्फ का पक्ष रखा या उसका विरोध किया? कोई चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये ठीक चुनाव के जब राज्यों के चुनाव, पिछली बार जो चुनाव का मौका था तब उस मसले को उठाया गया। आज दिल्ली विधानसभा का चुनाव है तब इस मसले को गर्म किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव है तब इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार की तरफ से वक्फ को लेकर के या वक्फ संपत्तियों को लेकर के की जा रही शिकायतों के समाधान या उन शिकायतों की जांच की कोई पहल नहीं दिखती।
बल्कि वक्फ बोर्ड को समाप्त करने संबंधी जो विधेयक लाने जाने की बात की जा रही है, उस पर चर्चा जारी की जा रही है। अब आप जेपी से सदस्यों को निलंबित करके क्या पा जाएंगे आप? केवल और केवल पोलराइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? जी। या विषय पर व्यापक चर्चा का तो तरीका नहीं हो सकता। अगर कोई सांसद, कोई सदस्य उससे असहमत है तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, असहमति की बात नहीं सुनी जाएगी। सदस्यों के द्वारा बैठक का एजेंडा या बैठक की तिथि या बैठक के स्थान को लेकर के अगर कोई बात कही जाएगी तो क्या उससे विचार नहीं किया जाएगा? एक तरफा संवाद होगा ये। और अगर एक तरफा संवाद होगा तो उसका उद्देश्य बिना उद्देश्य तो होगा नहीं है। इसका उद्देश्य है कि दोनों तरफ से बयानबाजी हो, और सरकार चूंकि बहुसंख्यक राजनीति करने की पक्षधर रही है तो अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं, चाहे राजनीतिक फोरम्स हो या जो अन्य आयोजन हो, हर जगह इस मसले की चर्चा की जा रही है। यह एक ध्रुवीकरण के अलावा और कोई कोशिश नहीं है। और ये इतना बड़ा यह मसला अगर गंभीर था तो सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कब इन समस्याओं के समाधान की गंभीर कोशिश की गई? आप यही कहते हैं ना कि तमाम शिकायतें हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर के। वक्फ के लोग विभिन्न संपत्तियों पे अपना कब्जा या दबाव बताते हैं, तो कौन से हैं उस तरह की शिकायतें? कहां हैं? और उन शिकायतों की जांच करने के लिए कौन सी पहल की गई? और अगर जांच की गई तो जांच के परिणाम क्या आए? ये तो सरकार बताती नहीं है। तो केवल और केवल इस मसले को विमर्श में रखना और इसका राजनीतिक लाभ लेने की एक कोशिश मात्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मात्र है। अगर इसको ऐसा माना जाए तो फिर क्या ये चुनाव जो अभी विधानसभा चुनाव, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उससे पहले इस बिल को लाया जाएगा? लेकिन ज़रा इस पे जेपीसी पे बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अनिल सिन्हा जी, कैसे आप देखते हैं? और 10-10 सांसदों को यहाँ निलंबित कर देना, पहले बुलाना, वो भी 22 तारीख को बुलावा भेजना, 24 और 25 की बात करना, आप सब कुछ सुन चुके हैं। 25 की जो बैठक है उसको 27 कर देना और उसमें 10 सांसदों को निलंबित कर देना, इसी को तो तानाशाही रवैया कहते हैं। कैसे देखा जाए? देखिए क्या है कि ये तो काफी लोगों ने कहा, जेपीसी के बारे में बताया, लेकिन इसमें चुनाव आयोग का क्या ये है, रोल है जी। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और उसमें जो है ये अगर मान लिया बिल लाते हैं तो डायरेक्ट असर होने वाला है। और ये चल रहा है लगातार। मतलब चुनाव आयोग के बारे में तो कहना ही मुश्किल है। वो बकायदा घर बांट रहे हैं, उसके बाद कई फैसले कर रहे हैं जिसका सीधा असर वहां के चुनाव पर हो। ये आपने देखा ही होगा कि उन्होंने जो ये 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी, उसमें सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो उसकी घोषणा कैसे कर दी बिना चुनाव आयोग से पूछे हुए? मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर ही नहीं। आपने चर्चा भी की कि चुनाव का मुद्दा वो जो चला गया है वहां, लेकिन अब ये क्या अर्थ क्या है इसका? पूरा चुनाव आयोग का जो रवैया है ये इम्पोर्टेंट है कि चुनाव को प्रभावित करने के ये जो हथकंडे हैं इसके खिलाफ किस तरह से करना चाहिए। और ये वक्फ बोर्ड का तो सबको पता है कि वक्फ बोर्ड का इशू ही है। एक तो वक्फ का जो मामला है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो मेरे ख्याल में स्टेट गवर्नमेंट का ये है, मतलब जो लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट में का काम है ये। उसको इस तरह से उन्होंने अलग ढंग से मतलब उसको करके ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो सिर्फ मॉडल बना सकते हैं, ये काम करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को। और अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ही ये वक्फ का मामला देखती रही है, लेकिन उन्होंने इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को किसी से तोड़ मरोड़ करना और चुनाव प्रभावित करना, यही दोनों इनका इरादा था। पोलराइजेशन एकमात्र उनका एजेंडा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये डिबेट भी वक्फ का इशू लाया है। अगर वो बिल लाते भी नहीं है तो चर्चा में तो आ गई ना बात कि वक्फ पर मुसलमानों की संपत्ति को लेकर के कितना गंभीर और कठोर है मोदी सरकार, ये प्रचारित करने के लिए तो उनको मिल ही गया ना जी। अगर मान लिया वो बिल नहीं भी लाते हैं तो भी प्रभावित कर रहे हैं।
अभी तो वक्फ बोर्ड की मीटिंग, वक्फ के जेपीसी की मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी इलेक्शन का, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था 5 तारीख के बाद करने में क्या दिक्कत थी। लेकिन उन्होंने उसको क्या क्यों किया, सीधा सीधा पोलराइजेशन इशू। लेकिन मैं एक चीज पर जिस पर की चर्चा, जो पहले आपने मुद्दा इसका महंगाई और इकोनॉमी का उठाया, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट्स है दावोस में। आज मेरे ख्याल में लास्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी और वो हो गया खत्म। फडणवीस ने 61 क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स का दावा किया है और उस 61 एग्रीमेंट में उनका कहना है कि 15 लाख करोड़ जो है से ऊपर, मतलब कुछ और है 15 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ जो है, तो उन्होंने उसके इन्वेस्टमेंट लाए और उसमें से ज्यादा 3,17 करोड़ तो शायद इसकी अंबानी की से एग्रीमेंट किया। अंबानी का जो दफ्तर है महाराष्ट्र में, मैंने वहां मतलब मोर देन मतलब करीब 1.5 दशक तक उसी मतलब इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में काम किया है और वो जो है 100 मीटर भी नहीं है। जो रहेजा बिल्डिंग, न रहेजा या तुलसियानी, रहेजा में है रिलायंस का जो दफ्तर है, वो मंत्रालय से सिर्फ 100 मीटर भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में 50-60 मीटर होगा। 3-4 मकान के बाद ही है, 3-4 बिल्डिंग्स होंगे उसमें जाने के बाद, फिर फ्री प्रेस जर्नल मार्ग में वो वहां बिल्डिंग है। और उसके लिए ये जो है दावोस में जाकर के उससे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू करता है। बताइए, मजाक चल रहा है। और वो जो है सो, और पूरा जो आपका गोदी मीडिया भी अब कहना हमको खराब लगता है, को कहना चाहिए सीधे पैम्फलेट्स है ये। और वो इकोनॉमिक टाइम्स, अरे पूछना चाहिए ना, मतलब कि वो ये कहते 50 गज की दूरी पर तुम्हारा उसका दफ्तर है और तुम दावोस में जाकर के उसका एग्रीमेंट क्यों कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि वहां जाके और उसका स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब कि एक कॉमेडी सर्कस जो है का सिचुएशन है। और वो जो है और एक भी, और इतना खराब है प्रदर्शन। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखा होगा, चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब पूरा इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी है, तो इंडिया का रोल, इंडिया का इस बार कोई इंपैक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। पहले इशू था, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इशू। आपको याद होगा कि कमलनाथ का इंटरवेंशन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या कहते हैं ये थे डेलिब्रेशंस थे, जिसमें कि वो जो ये का मामला था कि मतलब इंडियन फार्मर्स के को सब्सिडी और इसके मामले में तो बहुत हार्ड स्टैंड लिया था, जिसको लेकर के काफी चर्चा हुई थी। और ऐसे कई मौके आए जिस पर कि जो एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसका एक मतलब जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर हो, वो थर्ड वर्ल्ड के पक्ष में हो, और वो जो है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ये ना कर पाए, अपना डोमिनेंस मतलब इम्पोज ना कर पाए, इसके खिलाफ होता था। अब इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहीं के बिजनेसमैन और यहीं का मुख्यमंत्री, यहीं का डेलीगेशन वो डावोस में मिल करके एग्रीमेंट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियस और क्या हालत है इकोनॉमी की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई जब उससे सवाल पूछा कि कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कहा कि इंडियन कंपनी भी जो है ग्लोबल हो गई है। मतलब जो इंडियन कंपनी ग्लोबल हो गई, वो इंडिया में डायरेक्ट कर रही हो, वो कहने का मतलब है कि वो भी तो एफडीआई है। मतलब मजाक चल रहा है। जबकि उसने अभी आप देखिए बिग चैलेंज जो आने वाला है वो भी आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को है, इंडिया भी उसमें है। उसने कहा है जो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एड्रेस किया ट्रंप ने, उसने कहा कि जो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा उसको हम जो है टैक्स कट और टैरिफ वगैरह की सुविधा कैसे देंगे, नहीं तो हम एकदम कुछ नहीं देंगे और हम टैरिफ भी लगाएंगे। तो अब वो जो है जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो पूरी दुनिया में हड़कंप इस बात को बजा, और हमारे यहाँ कोई सीरियसनेस है ही नहीं, न किसी अखबार को है न किसी मीडिया जगत को है कि जो प्रोडक्शन के लिए जो डायरेक्ट एफडीआई जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो एफडीआई अब अमेरिका खुद बुला रहा है। अब अमेरिका जब खुद बुला रहा है तो आप अमेरिका से कॉम्पीट करोगे क्या? और आपका डॉलर के मुकाबले आपके रुपये की हालत आपने चर्चा ही की, तो आप कहाँ हो? ये असेसमेंट हमको लग रहा है क्या कि मैं आपको एक बहुत मतलब ये बात कहना चाहता हूँ अलग से कि अब जो है अब ऐसा सिचुएशन है जब कांग्रेस को जो इंडिया का ओनरशिप है, गवर्नमेंट में मत जाइए, वायसराय जब इंडिया को रूल कर रहा था ब्रिटिश इंडिया में,
तो वो जो है इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो एक्सप्लॉइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वही हर हालत है मोदी सरकार की। और राहुल गांधी और कांग्रेस को ओनरशिप इंडिया का लेना चाहिए। जो वर्ल्ड में जो कुछ है इंडिया के लिए जो पॉजिटिव हो सकता है, उसके लिए अब उनको ये सब चर्चा छोड़ देनी चाहिए कि महंगाई तुम कम करोगे या नहीं करोगे। अब उनको ओनरशिप लेना चाहिए कि किस तरह का इंडिया को हमको बनाना है और वर्ल्ड में हमारा रोल क्या है, उसको रीडिस्कवर करने की जरूरत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपने रोल का। अब ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया को, नहीं इकोनॉमिकली। अब चर्चा अब तो की होगी आप लोगों ने जरूर, हमने देखा नहीं है, लेकिन कि अमेरिका में हमारी जो भद पिटी है अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन और उसके बाद से, तो वो आप समझ लीजिए कि आपने क्या कर दिया। अभी वो आपने पढ़ा ही होगा कि हालत ये है कि जो 7.5 लाख जो अवैध प्रवासी हैं हिंदुस्तान के, वो जो है भाग रहे हैं, मतलब रिपब्लिकन स्टेट्स को छोड़ के, रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट को, और छिप रहे हैं क्योंकि उनको जो है सो पकड़ के डिपोर्ट करेगा। इसके लिए वो लोग परेशान हैं, वो जो इलीगल इमिग्रेंट वाला हो गया है। उसके बाद जो है जो औरतें, प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो जो है 20 फरवरी का डेडलाइन जो है, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, उस सिटीजनशिप का जो कानून एबॉलिश किया है तो वो लोग देख रहे हैं कि जिनका जन्म पहले हो जाए 20 के फरवरी सीजेरियन ऑपरेशंस के लिए चले। ये अखबारों में खबर है। तो हाँ, मतलब एक भारतीय अमेरिका में या दुनिया में उसकी हालत क्या बन गई है, वो जो है मतलब उसके आप समझ लीजिए कि मतलब जानवर का ये नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मारा फिर रहा है जी। अमेरिका में, जो अमेरिका सबसे ये कंट्री है जहां ह्यूमन राइट्स और इसके प्रोटेक्शन भी है, लोग भी आपको सुन रहा, वहां का अखबार छाप रहे हैं। और ऐसा जो है वैसा ऐसी स्थिति हो गई, वहां आप ये क्या महंगाई और इसकी बात कर रहे हैं। किसी ने बताया कि 94 के रुपया जो है डॉलर की कीमत तक पहुंच करके ही दम लेने वाला है, इसके नीचे अब वो रुकने वाला नहीं है। ये जो 87 है ये तो ट्रांजिटरी है, जल्दी ही हम 90 क्रॉस कर जाएंगे और बूढ़े रुपये के रूप में गिने जाएंगे। ये जरा लोगों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ रुपए का डिवैल्यूएशन और इससे महंगाई का बढ़ना, और कैसे ये सब एक साथ हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये आप समझते ही हैं। इकोनॉमी को जो लोग समझते हों, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। कोई किसी भी चुनाव में आप जाइए, महंगाई, आप किचन में देखिए कितनी महंगी हो गई हैं सब्जियां, खाने के सामान, सब कुछ। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो बातें हैं, वो सरकार जिस ढंग से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, लगातार सरकार एक ही मसले को सामने लाना चाहती है, जिसमें, और सरकार को किनारे भी रख दें, बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ी बात यहां यही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके किसी भी ढंग से, यानी अपने एजेंडे पर आकर किसी भी ढंग से चुनाव को जीतना। चुनावी जो राजनीति है, इस राजनीति में किसी भी ढंग से अपने को अव्वल नंबर पर लाना, ये बीजेपी का मुख्य मकसद, मेन मकसद है। लेकिन क्या वो कामयाब इसी राह पे हो जाएगी? एक बड़ा सवाल है। हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव को देखा, 4 चुनाव भी हो चुके हैं, ये 5वां चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद 2-2 से बराबरी है, प्रशांत टंडन जी, 2-2 से बराबरी है। और इसके बाद अब पहला मैच, ये 5वां जो चुनाव है ये है। आपको क्या लगता है कि ये पूरी रणनीति इस 5वें मैच के लिए है? क्योंकि अभी तक 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला अगर देखें, क्योंकि अभी बिहार दूर है, क्योंकि बिहार में चुनाव इस साल के आखिर में है। उससे पहले चाहे वो महंगाई का मामला, डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना, और साथ साथ इधर जेपीसी का मामला, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और अभी से 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब संसद की फिर से संसद का बजट सत्र, बहुत ही अहम सत्र है ये, क्योंकि इसमें मनी बिल का पास होना, बजट का पास होना जरूरी है। और उससे पहले उधर अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात होती है। इधर बिहार में जो कुछ चल रहा है उसकी गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, वो हम सब आप तक पहुंचा ही रहे हैं। ओवरऑल अगर पिक्चर यहां क्रिएट किया, अगर उसको क्लियर करने की कोशिश की जाए तो कैसे देखते हैं आप? अलग अलग आप डॉट्स को जो मिलाते हैं, जरा मिलाने की कोशिश कीजिए। पहली बात कि मोदी जी का ग्रिप, पकड़ सिस्टम से कमजोर पड़ गया। दूसरी बात यह कि हम आज यहां बैठ के
दिल्ली विधानसभा के लिए मोदी जी का पहला भाषण की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उनका पहला भाषण वक्फ बिल पे ही होगा। उसी की सारी तैयारी चल रही है। मोदी जानते हैं कि वक्फ का बिल वो कभी पास नहीं करा सकते इस पार्लियामेंट में। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पास नहीं होने देंगे। विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकार गिर जाएगी इनकी। तो ये बिल तो पास नहीं होगा। तो बिल पास नहीं होगा तो अब क्या करें? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सब कुछ करके देख लिया। देखिए, कंस्ट्रक्टिव वादे का इनके पास कोई भी जरिया नहीं है, ना वो है विजन, ना वो करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी आए थे, क्या दिल्ली को देके गए? क्या उन्होंने कहा दिल्ली के लिए? दिल्ली का पोल्यूशन कम कर देंगे, क्योंकि पोल्यूशन का एक फैक्टर उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियां, गाजियाबाद की फैक्ट्रियां भी हैं दिल्ली में पोल्यूशन के कारण। तो क्या उन्होंने इसका कोई सलूशन दिया? कोई सलूशन नहीं दिया। वो यहाँ पे बटोगे तो कटोगे करने आए थे, बुलडोजर करने आए थे। इसके बावजूद आप देखिए दिल्ली में किसको किसको टिकट दिया गया। जितने सांप्रदायिक भाषा बोलने वाले लोग हैं उन सबको लगाया गया। रमेश बिधूड़ी, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और योगी आदित्यनाथ। इसके बावजूद भी दिल्ली का चुनाव उठ नहीं पा रहा बीजेपी का। तो अब उसके लिए एक उन्होंने पासा तैयार किया, वक्फ बिल। अब वक्फ बिल को लेकर मोदी जी भाषण देंगे कि मुसलमानों की जमीनें कितनी हैं, कहाँ हैं, और उसकी वजह से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आलू प्याज महंगा है, उसकी वजह से हम 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पा रहे गैस का। तमाम सारी तोहमतें वो जो है वक्फ की जमीनों पे डाल देंगे। तो लेकिन वक्फ का बिल जो है वो पास नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी चीज की देखिए, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के चुनाव में कोई ऐसा इम्पैक्ट डालने वाला बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित को लेकर आई है। शीला दीक्षित के काम दिखाई देते दिल्ली में, उनका विजन दिखाई देता है। उसको लेकर कांग्रेस के पास एक कार्ड है और वो उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए, उनका प्रेजेंटेशन भी है, सरकार है। बीजेपी के पास दिल्ली को देने के लिए कुछ है नहीं। और दिल्ली के लोग, दिल्ली में 67% मध्यम वर्ग है, पेट्रोल डीजल की खपत करने वाला, और उसको कोई राहत देने की स्थिति में मोदी जी नहीं है जी। तो उसको यही दिखाएंगे कि तुमको पेट्रोल महंगा वक्फ की जमीनों की वजह से मिल रहा है, तुमको नौकरियां वक्फ की जमीनों की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई मानेगा? ये कोई ऐसी चीज मानने वाली है नहीं। लेकिन पहला भाषण नरेंद्र मोदी जी का वक्फ के बिल पे ही होगा, ये बात तय है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ बोर्ड मतलब पहला भाषण, और अगर वक्फ बिल पे अगर वो भाषण देते हैं और एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसको लेके आते हैं कि 5 तारीख से पहले इसको किसी भी ढंग से दिल्ली के चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले इसको ले आया जाए, तो क्या इसका बेनिफिट होगा? और इन तमाम चीज़ों को अगर समेटने की कोशिश की जाए तो देश की सियासत, और उस सियासत में क्या सचमुच नरेंद्र मोदी लुटिया डुबो रहे हैं? इसी सियासत के कारण लुटिया डुबो रहे हैं देश की? जरा सुनील शुक्ला जी, आपसे समझना चाहता हूं। ये एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं हो सकता, और किसी सरकार के लिए अगर अगर उसके एजेंडे में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण नहीं है तो वह भी देश के हित में नहीं हो सकता। आज ये सरकार आर्थिक मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती।
आप लगातार कहते रहते हैं कि आप दुनिया की तीसरी या अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अगर आपके आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलता, उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते, उत्पादन के क्षेत्र में विकास नहीं होता, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता, जो कृषि जगत की जो समस्याएं हैं उसका कोई समाधान होता हुआ नहीं दिखता, तो इन आंकड़ों की बाजीगरी का क्या मतलब है? आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले जीएसटी के नाम पर और उससे कहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता चला जा रहा है, ये कोई स्वीकार करने लायक बात है? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ आकार तब तक उसका कोई मायने मतलब नहीं है जब तक वो आम आदमी को या आम नागरिक को प्रभावित करती हुई न दिखाई पड़े। तो यह सरकार की अर्थव्यवस्था में कोई बात कर रही है? लोगों की क्रय शक्ति क्या है, कहां चली गई? बाजार में मांग का स्तर क्या है? सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की खपत कितनी कम हो गई है, इस पर चर्चा कोई कर रहा है? दिल्ली के चुनाव में कोई बात क्या सरकार की तरफ से बात उठ रही है? तो अगर आप इसकी बात नहीं करेंगे तो ये देश को आगे ले जाने वाली बात तो नहीं हुई। अगर आप मानव विकास के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जो मानव विकास के इंडेक्स है उसकी बात आप नहीं करने के लिए तैयार है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवहन हो, आप अर्थव्यवस्था की बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो मुद्दे उनकी बात नहीं करेंगे। कोई किसान नेता 50 दिन से अधिक समय तक अनशन करता रहा, उनको अस्पताल में भर्ती होने की मजबूरी आ गई, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं किया। तो ये देश को आगे ले जाने का एक कदम है क्या? जो नॉन इशू को इशू बनाना, वक्फ की संपत्तियों को लेकर के चर्चा करना, अरे आप सरकारी तौर पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। आपकी शिकायत तो यही है ना कि लोगों ने वक्फ ने ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, आरोप लगाती रहती है बीजेपी। उनकी जांच कराइए आप कि कौन कौन सी संपत्तियां हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना और उसको ऐन चुनाव के मौके पर इसकी चर्चा करना, आप पिछले 10 वर्षों तक इस मुद्दे का, इस आरोप का इन शिकायतों का समाधान करते हुए आप नहीं दिखाई पड़े। तो अगर केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए आप विमर्श को पैदा करेंगे तो देश को आगे ले जाने की पहल नहीं होती। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो। रुपए का भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होता चला जा रहा है। ये भारतीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि जब रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज नहीं गिर रही है, आज बात हो रही है कहीं उसकी। तो जो बात आप स्वयं कहते रहे हैं उन्हीं विषयों पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के पैमाने पर आप कहते हैं कि हमारा दुनिया में सम्मान बढ़ गया। कौन सा सम्मान बढ़ गया? कहां आप दुनिया के पैमाने पर भारतीय पासपोर्ट की कीमत कितनी है? कितना मजबूत पासपोर्ट है वो? कितने बड़े देश ऐसे हैं जो भारतीय पासपोर्ट को धारक को वीजा ऑन अराइवल देने के लिए तैयार है? सवाल इस बात का है ना कि जिन चीजों से देश की तरक्की होती है, रोजगार एक बड़ा सवाल है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार कौन सा काम कर रही है? अगर उत्पादन के क्षेत्र में गिरावट आएगी तो रोजगार के अवसर नहीं सृजित हो सकते। सरकारी सेवाओं की जो स्थिति है उसमें भर्ती नहीं होती। भर्ती होने के लिए जो विज्ञापन आते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है। किसी तरह से मामला अगर नियुक्ति तक पहुंचे तो कोई ना कोई कानूनी विवाद पैदा हो जाएगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे समाज को, देश को आप एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए तैयार दिखते हो? जो कोई भी वक्तव्य है, जो कोई भी पहल है, वह केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। तो आप मुझको तो याद नहीं है कि किसी कुंभ में या किसी महाकुंभ के मेले पर सत्तारूढ़ दल के इतने नेताओं का आगमन होता हो। ये 10 से अधिक बार मुख्यमंत्री आ चुके, प्रधानमंत्री आ चुके, फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी का दौरा है, उपराष्ट्रपति का दौरा है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग वहां हो जाती है। क्या मतलब है इसका? एक सामान्य बात कही जाती है कि आप इस तरह का मूवमेंट्स में वीवीआईपी महत्वपूर्ण लोगों का नहीं होना चाहिए जिससे जनजीवन प्रभावित हो। ये बेसिक सिद्धांत है। किस बात के लिए? इस सिद्धांत को आप मानने के लिए तैयार हैं?
एक सामान्य तीर्थयात्री मीलों कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाए। जगह जगह आप ब्लॉकेट लगा दें। जो व्यवस्थापक हैं वह महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा में या उनके आवागमन को सुव्यवस्थित करने में लगे रहें और आप इससे बात करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आम आदमी आपकी निगाह में नहीं है, लोगों की सामाजिक तरक्की आपकी निगाह में नहीं है, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का विषय अगर आपकी निगाह में नहीं है तो देश को आगे ले जाना नहीं हुआ। और आप केवल और केवल ये उन्हीं विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं जिससे आपके दलीय लाभ है। राजनीति का भी लाभ नहीं कर सकता इसको। राजनीति में शुचिता हो, नैतिकता हो, पारदर्शिता हो, एक तरह की ईमानदारी हो, योग्यता को बढ़ावा हो, वो देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। दलील राजनीति और दलील लाभ के लिए अगर आप विमर्श पैदा करते हैं तो कतई देश हित में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दलीय विमर्श की बात और यहाँ राजनीति की बात, राजनीति के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की राजनीति, और क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति के कारण देश की लुटिया डूब रही है, एक बड़ा सवाल है। जरा समीरात्मज मिश्र जी, आप कैसे देखते हैं? अब ये लुटिया डूब रही है या नहीं डूब रही है, अब ये तो तमाम जो आर्थिक अर्थ जगत के आंकड़े हैं उनसे पता लगेगा। हालांकि इस सरकार में एक बड़ी जो उसकी उपलब्धि कही जाएगी। समीर जी थोड़ा समीर जी, सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, सामाजिक मामला भी है। लुटिया सामाजिक तौर पे भी डूबती है। वही कह रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं कि एक तो आर्थिक में पहले इस बात को मैं पूरा कर लूं कि एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पहली बार मेरी समझ में, मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे तमाम जो आंकड़े हैं उन पर सवाल उठने लगे। सरकारी आंकड़े हमारे जो जारी हुआ करते हैं उन पर। और दूसरी ओर एक तो ये है कि केवल उसके जो अर्थ जगत के आंकड़े हैं वो देख लें, उसके अलावा जो सामाजिक स्थिति है उसको देख लिया जाए, शैक्षिक स्थिति है उनको देख लिया जाए। तो आंकड़े अपने आप ही बता रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था, सुना भी दिन में, और मुझको लगता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। सारे पैरामीटर्स मोदी जी ने 2014 के पहले चुनाव लड़ने से पहले जब वो तैयारी कर रहे थे, उनको घोषित किया गया था, उस दौरान के उन्होंने सारे पैरामीटर तय कर दिए थे कि देश के आगे बढ़ने का और देश के नीचे जाने का क्या पैमाना हो सकता है। जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने बता दिया कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। ये उन्होंने ही कहा है, उन्हीं का अपना पैमाना है। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी थी। केवल उन्हीं के आधार पर अगर तौल लिया जाए तो उससे ये पता लग जाएगा कि देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है या फिर उसकी लुटिया डूब रही है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से तमाम चीजों का, और सबसे उसका अगर ये भी देखा जाए कि 10 साल का इंपैक्ट देखा जाए तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार जो पिछले 4-5 साल से सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी, खास तौर पर जो कोविड के इस दौर के बाद अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, उसी को देख लिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि देश हमारा कितना विकसित हुआ है, कितना उसने विकास किया पिछले 10 साल में। और वो उपलब्धि है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये सरकार राशन दे रही है। यानी इतने लोग सिर्फ राशन पर जीवित हैं भारत में। अगर सरकार उनको राशन देना बंद कर दे तो शायद उनका जीना भी दुश्वार हो जाए। तो ये और इसको सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। तो सरकार का विजन कैसा है, सरकार की जो सामाजिक योजनाएं हैं वो किस तरह की हैं और उनका जो परिणाम दिखाई पड़ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया भारत के कदमों में है, या फिर वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे देश की 85 करोड़ जनता, 80-85 करोड़ जनता वो राशन पर जीवित रहने को अभिशप्त है। इससे ये सारी चीजें पता लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, एक इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, हम आप उसको लगातार देखते हैं और वो भी इस सरकार की उपलब्धि है, वो ये है, और ये हंसी मजाक में रील्स वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत घूमा हुआ हूं फील्ड में। बहुत से लोगों का वास्तव में ये मानना है कि भूखों मर जाएंगे, पेट्रोल
1000 रुपए लीटर खरीद लेंगे, लेकिन वोट इसी सरकार को देंगे। तो इतना सब करने के बाद भी अगर उस सरकार के प्रति लोगों का आकर्षण इतना इस हद तक बना हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी एक कह लीजिए कि शोध करने का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे है। हालांकि उस शोध के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण, कोई बहुत छिपा हुआ कारण नहीं है। वो वही कारण है कि प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी के जो भी नेता हो, खासकर मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, कि कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उनका पूरा का पूरा एजेंडा, पूरा का पूरा मुद्दा कहां जाकर टिकता है? श्मशान पर, कब्रिस्तान पर, वक्फ बोर्ड पर और इस तरह की चीजों पर। 5 फरवरी को दिल्ली में, सुनील शुक्ला जी जिक्र कर रहे थे कुंभ का, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव मतदान हो रहे होंगे और उसी दिन संभवतः प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है कुंभ मेले में, जहां वो स्नान कर रहे होंगे और उस समय ये संदेश दे रहे होंगे कि हमने क्या किया है हमारी सरकार का। आज भी मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी उपलब्धियों में अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को देते हैं, यानी उसको कोर्ट, जिस सबको पता है कि वो कैसे बना हुआ है, लेकिन वो अपनी उसको उपलब्धि बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये इस सरकार की इन तमाम जो पैरामीटर्स है उन पर विफलता के बावजूद अगर एक बड़ा वर्ग अभी भी ये कह रहा है कि किसी भी स्थिति में हम, हमारी पसंदीदा पार्टी और हमारे पसंदीदा नेता यही हैं, तो उन नेताओं ने, उनकी ये बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने लोगों के दिल दिमाग में कैसे अपनी जगह बनाई है। और जगह कैसे बनाई है वो साफ यही है कि एक किसी भी स्थिति में चीजों को ऐसा ध्रुवीकरण किया जाए कि उनको लगे कि हाँ ये सरकार कुछ भी हो जाएगा, आपके धर्म को आपको जरूर बचा लेगी। ये एक चीजें हैं, बाकी किसी चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का दंश जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आलोचना कर रही हैं, चाहे बौद्धिक जगत कर रहा है, चाहे दूसरे लोग कर रहे हैं, उनसे ज्यादा वो लोग उसको झेल रहे हैं। लेकिन झेलने के बावजूद वो अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो ये भी बहुत अजीब सी बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस देश की में 140 करोड़ में से अगर 80-85 करोड़ जनता केवल सरकारी राशन पर जीवित हो, तो उसके विकास का और विकास की दशा और दिशा के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस नेतृत्व के हाथ में है उसके विजन के बारे में भी बताने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनिल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? मैं खैर सिर्फ कुछ सिंबल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। महाकुंभ, अभी देखिए वहाँ जो बिशप जो है वहाँ की नेशनल कैथेड्रल की, उसकी बिशप का भाषण सुनिए और यहाँ महाकुंभ में अपने जो पुजारी लोग हैं उनका भाषण सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान 400 साल पीछे जा रहा है और वो जो है मतलब अमेरिका का चर्च जो है वो 400 साल आगे जा रहा है। वो कह रहा है कि वो इमिग्रेंट्स जो है वो भले ही इलीगल है लेकिन वो हमारा जो है सब कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारी कितनी मदद करते हैं, हमारा जीवन उन पर निर्भर है, उन पर दया करो। और वो ये भी कहती है कि जो ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटी है, वो उनको जान की मत का डर लगने लगा है आपके आने से। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जो है बताती है कि मर्सी करो, दया, कंपैशन, करुणा की बात कर रही है। और यहाँ जो है रामभद्राचार्य जो है वो पीओके पर कब्जा करने के लिए यज्ञ कर रहा है। और मतलब सोच लीजिए, और एक जो है नास्तिक का पंडाल जो है उसको उजाड़ पुजाड़ के उसको मारपीट के भगा दिया। तो आप देख लीजिए कि आध्यात्मिक स्तर पर भी जो हमने अचीव किया था 400 साल में, कबीर से लेकर के विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस तक, और राजनीति में जो हमने हासिल किया वो गांधी जी से बड़ा और कौन हो सकता, उदाहरण नेहरू से बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, सुभाष, वो सब लोगों ने मिल करके एक ऐसा सिविलाइजेशनल चेंज की तरफ इंडिया को बढ़ाया था। वो जो है अब कहाँ है? तो हम लोग ये क्या वक्फ बोर्ड और इसमें क्या आप ढूंढेंगे? आप तो देखिए कि आपका कैसा मतलब अब अध्यात्म का स्तर कैसा है कि वो सब मतलब कहा जाता था कि ये जो है दुर्वासा वाला साधु है जो गुस्सा होता था। अब तो कोई साधु दिख नहीं रहा है कहीं पर दिखाई दे,
जो कि कुछ करुणा और इसकी बात करता हो, तो हम जो है आध्यात्मिक और ये स्तर पर भी कितना नीचे जा रहे हैं। महंगाई और सामाजिक, आपने कहा ना कि सोशल ये जो है डिक्लाइन है, उसके बारे में, ये सोशल नहीं स्पिरिचुअल डिक्लाइन भी है बहुत। इंडिया को एक नए रिवॉल्यूशन की जरूरत है। और इसको जो है सिर्फ यहाँ तक मत देखिए, ये मैच की आप बात कर रहे थे, टेस्ट मैच तो उन्होंने जीत लिया है, ये तो रणजी है दिल्ली वाला, क्योंकि टेस्ट मैच तो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा जो है टेस्ट मैच था, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में जो उनकी दुर्गति हुई 240 के बाद, अगर वो 2 इलेक्शन नहीं जीतते तो उनका पूरा ग्राफ नीचे गिर जाता। तो उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया। अब रणजी में वो कुछ भी कर सकते हैं, जब अंपायर ही जो है कुछ ये है उनके साथ है, तो इसीलिए उसमें कुछ अब करना मुश्किल है। हम लोग डीप बहुत गहरे संकट की ओर बढ़ रहे हैं, और ये संकट जो है, इस संकट में आपको जरूरत है कि कांग्रेस और भी, हमको लग रहा है कि ये सिर्फ महंगाई और इस पर ना, वो हर एक चीज पर वो अपनी नजर रखे। और जो जैसा मैंने कहा कि ओनरशिप ऑफ इंडिया जो है, आइडिया ऑफ इंडिया का, उसको लेना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आपने कांग्रेस का नाम लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर किसी को आगे आना होगा। क्या कांग्रेस इतना आगे आ चुकी है या आएगी या आने वाली है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ समझ में आ रहा है? राहुल गांधी की जो गतिविधियां पिछले 2, 2.5, 3 साल से जो रही हैं, उन गतिविधियों का कितना असर है, ये सारी चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ सीधे अमलेंदु जी आपके पास। क्या आपको लगता है कांग्रेस इन तमाम मसलों, क्योंकि विपक्ष में और विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, कितना यहां पर कांग्रेस इस मामले पर काम करती हुई नजर आती है? देखिए राजीव जी, एक तो मुझे लगता है कि जितने राजनीतिक दल हैं देश भर में, उनमें शायद कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, नियमित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए, चूंकि वो तो सत्ता में, उनकी बात अलग छोड़ दीजिए, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और किसी ना किसी मुद्दे पर करती है। ऐसा नहीं होता है कि साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो चलो आज गप मार लिया जाए। किसी ना किसी मुद्दे पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। दूसरा राजीव जी, जैसा सिन्हा जी ने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय दल, एक तरीके से कहा जाए सही मायनों में जो राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है सही मायनों में राष्ट्रीय दल। सही मायनों में राष्ट्रीय दल कांग्रेस ही है, जिसकी पैन इंडिया पहुंच, पैन इंडिया जिसका कार्यकर्ता और पैन इंडिया जिसका जो है वो मतदाता है, तो वो कांग्रेस ही है। दूसरा, चूंकि आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई, फिर चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, चाहे अहिंसावादी रहे हो, बैनर सबका कांग्रेस ही था। कांग्रेस के बैनर तले ही सबने लड़ा। समाजवादियों से लेकर कम्युनिस्ट तक जो थे, वो सब कांग्रेस के बैनर के तले ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जाहिर सी बात है कि देश को जब आजादी मिली और उसके बाद जो लंबा समय कांग्रेस ने शासन किया, तो कांग्रेस को इस देश की नब्ज की पहचान है कि देश क्या है, उसकी जो शिराएं हैं, उनमें जो रक्त बह रहा है देश की शिराओं में, वो उस रक्त को कब क्या आवश्यकता है, उसका हीमोग्लोबिन कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये कांग्रेस को पहचान है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो, जैसे आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जरूरत क्या थी कांग्रेस को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? भाई किसी और ने तो नहीं की, भाई इंडिया गठबंधन के भी और किसी दल ने नहीं की इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लोग भी कर सकते थे, कांग्रेस को ही क्यों करना पड़ा? चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बाकी जितने भी दल साथ में भी हैं, वो सब उनका एक क्षेत्रीय आधार है, उनकी क्षेत्रीय राजनीति जो उनका, उस पर ध्यान ज्यादा है। राष्ट्र की समस्याओं पर ध्यान कम है। राष्ट्र की समस्याओं पर ध्यान इतना ही है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से तानाशाह होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करती जा रही है। सिर्फ एक मतलब कहा जाए कि लक्ष्य जो है वो बाकी इंडिया गठबंधन के दलों का है। तो इसलिए कांग्रेस जो आगे बढ़कर कर रही है, मुझे लगता है कि और आगे बढ़कर करना पड़ेगा। और जैसा अनिल सिन्हा जी ने कहा, निश्चित तौर पर कांग्रेस को आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रति ये जिम्मेदारी जो है, ये सिर्फ चुनावी जिम्मेदारी नहीं है। इस देश की आजादी की लड़ाई, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई, तो इस देश की आजादी को बचा के रखना भी अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो जो लड़ाई लड़ी गई थी आजादी पाने के लिए, वो लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी इस देश की आजादी को बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। तब गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज है, तो इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई बहुत जरूरी है। जी,
अंग्रेजों के खिलाफ गोरे हों या काले हों, लेकिन सबसे बड़ी चीज की नीतियों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। देश के विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए और लोगों के उत्थान के लिए राजनीति होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सब कुछ हो रहा है इस देश में, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति हो रही है? जरा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपका, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, समीरात्मज मिश्र जी और अनिल सिन्हा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, लिख रहे हैं कि राजीव जी, जब अंधभक्त लोग भूखे मरेगा ना तो मोदी मोदी बोलना भूल जाएगा, लिख रहे हैं। और निशित पटेल साहब भी हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, अमर सिंह